सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ, बहुत जल्दी उपस्थित होने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं, और अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं और उसको मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, और थोड़ा सा भी लाभ अगर हमारे वीडियो से आपको मिल रहा है, तो साथियों इसमें अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपका कुछ कर्तव्य भी मेरे प्रति बनता है, और मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि जैसे आपके पास ये वीडियो पहुंच रहे हैं, ऐसे आप भी आपके मोबाइल से जो जुड़े हुए व्हाट्सएप पर लोग हैं, उनको ये वीडियो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, और ताकि हमारे समाज में पिछले 2 वर्षों से जो ज्ञान विज्ञान जो सोया पड़ा है कोरोना की वजह से, तो एक बार इसको पुनः जागृत किया जा सके और इसमें पढ़ाई लिखाई में लोगों की दिलचस्पी पैदा हो, उन्हें सही ज्ञान हो। कोई ऊपर की बड़ी शक्तियाँ मतलब वो जो बात कहती हैं, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इसकी निर्णय लेने की शक्ति आती है ज्ञान से। ज्ञान से बड़ी दूसरी कोई शक्ति नहीं है। तो आप इनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, फॉरवर्ड करें, और अगर वो चैनल के बगल में जो लाल से लिखा होता है सब्सक्राइब, उसे अगर टच कर देते हैं तो हमारी समस्या कम हो जाती है। तो ये 2 कर्तव्य अगर आप निभाते रहें तो थोड़ी सी आपकी तारीफ़ कमेंट सेक्शन में कर दें तो मुझे ताकत मिल जाएगी, मेरा और हौसला बढ़ेगा। तो मैं बस इतनी ही अपील आपसे करना चाहता हूँ। और न मेरा कोई कोचिंग संस्थान है, मैंने कोचिंग संस्थान वालों के भी वीडियो देखे, 1.5 2 घंटे के वीडियो बना रहे, और वो छात्रों के लिए और जो सिविल सेवक के जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं। वो केवल इंस्पायर्ड करते हैं, केवल प्रेरणा देने का काम करते हैं, हवा भरने का काम करते हैं कि इतनी प्रेरणा दे देंगे, अरे यार बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चलो चलते हैं उसमें। तो उसमें पंजीकरण कराते हैं और वहाँ पढ़ते हैं, पैसा देते हैं। तो जो इस प्रकार के वीडियो जो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं, ये निस्वार्थ हैं, इनमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। ना मेरी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेरा, ना कोई संस्था है कि उसमें आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं पढ़ने के लिए आपको बुलाऊं। ये मेरी फ्री सेवा है। बस आपको ये 2 कर्तव्य करने हैं कि आप अपने से जुड़े हुए व्हाट्सएप पर लोगों को उसको फॉरवर्ड कर दें, और दूसरा वो अगर लाल वाला सब्सक्राइब को टच कर देते हैं बटन को, तो उससे ऑटोमेटिक नए वीडियो आते रहेंगे। तो बस साथियों इतना ही। तो आइए हम लोग अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो अधिनियम आया है बन के, इसको हम कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, थोड़ा सा उसमें मैंने मुझे थोड़ा सा ऐतराज़ था। तो चूँकि गवर्नर जनरल के पास कानून निर्माण की पूरे भारत के विषय में कानून निर्माण की शक्तियाँ नहीं थी, इसलिए उनको एक्ट कहना ज़्यादा उचित होगा, उनको नियामक कानून कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन 1833 का ये जो एक्ट है, इसको हम भारत शासन एक्ट कह सकते हैं। और वो क्यों कह सकते हैं, आइए जानते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें इस एक्ट में आई हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये भारत शासन अधिनियम है, आइए जानते हैं। तो ये देखिए, ये 1833 ईस्वी में ये ब्रिटिश इंग्लैंड से बन करके ये कानून आया, और इसका भी उद्देश्य था कि जो कंपनी की जो शक्तियां हैं उनको ख़त्म किया जाए, धीरे धीरे उनको कम किया जाए, तो और अधिकार उसके कम कर दिए गए। अब जो चीन से उसको कि एकदम कंपनी को बुरा न लगे, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत इसमें कर्मचारी हैं, बहुत अधिकारी हैं, एकदम
इंग्लैंड में भी विरोध हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसके अधिकारों को शासन कतर रहा है। और अब देखिए कि ये भारत में उसके एकाधिकार को तो पहले ही ख़त्म कर दिया गया था कि भाई एक छत्र तुम ही नहीं राज करोगे, दूसरी भी कंपनियां हैं वो भी भारत में आएंगी। लेकिन अब देखिए चीन में उसका बने रहने दिया गया, लेकिन इस 1833 के एक्ट में चीन से भी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वहाँ भी इंग्लैंड की कंपनियां जा सकती हैं और अपना व्यापार कर सकती हैं। तो भारत से भी ख़त्म हो गया, चीन से भी ख़त्म हो गया। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो 20 वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार को और आगे बढ़ा दिया गया कि वो और आगे कर सकती है 20 साल के लिए। अगला है, अब यहाँ देखिए जो हम लोगों से संबंधित बात है, जो हमारी कॉन्सेप्ट चल रही है कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, वो देखिए वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी अभी तक उसको जो है 1833 के पहले अभी तक उसको कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो 2 प्रेसिडेंसियां थीं, मद्रास की और बंबई की, उनके पास विधायी शक्तियां थीं, यानी कानून निर्माण की शक्ति थी। लेकिन इस अधिनियम में पहली बार वो बंगाल शब्द हटा दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कहा जाता था वो हटा दिया गया। अब इसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसको हिंदी में कहा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। अब ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो ये, और उधर जो बंबई की और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, उनकी विधायी शक्तियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब देश में केवल एक ही संस्था है कानून निर्माण की संस्था, और उसके द्वारा बनाए गए कानून सारे देश में, वो जितना भी ब्रिटिश भारत है जो जीता गया है अंग्रेजों के द्वारा, उस पूरे के पूरे ब्रिटिश भारत में वो कानून लागू होंगे। और वो संस्था कौन सी होगी? वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। भारत में यही संस्था कानून निर्माण के लिए एकमात्र इसको अधिकृत किया गया और ये कानून बनाएगी। पूरे ब्रिटिश भारत में वो कानून लागू होंगे। वो जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां थीं, उनके विधायी शक्तियों को छीन लिया गया। तभी इसका नाम बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के स्थान पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। अब ये भारत का गवर्नर जनरल है। अब संपूर्ण कानून निर्माण की शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में आ गई। ये देखिए, ये देखिए धीरे धीरे कानून का शासन बढ़ रहा है, कंपनी का शासन घट रहा है, कानून का शासन बढ़ रहा है। और वो प्रेसिडेंसियां आप देखिए, वो प्रेसिडेंसियां भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बनाई गई थी। तो अब भारत के गवर्नर जनरल कहा गया। और इसमें एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की है कि कोई भी अंग्रेज, पहले क्या था कि ब्रिटेन से कोई भी अंग्रेज अगर भारत आने का इच्छुक है तो आ नहीं सकता है, क्योंकि कानून नहीं है। लेकिन 1833 के एक्ट में ये कानून बना कि कोई भी अंग्रेज या अंग्रेजों का समूह अगर भारत में आना चाहता है, भारत में रहना चाहता है, यहाँ की ज़मीन खरीदना चाहता तो वो रह सकता है, ज़मीन भी खरीद सकता है, आ सकता है भारत में। ये अधिकार इस एक्ट में दिया गया। अगला देखिए, अब सभी प्रकार के कर यानी टैक्स वो गवर्नर जनरल के द्वारा ही लगाए जाएंगे, किसी प्रेसिडेंसी के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अब वो नहीं लगाए जाएंगे। केवल गवर्नर जनरल के द्वारा टैक्स लगाए जाएंगे। एकमात्र अधिकार गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद को है। टैक्स लगाने का काम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। अब जो काउंसिल के सदस्य थे, वो मैंने आपको पिछले दफ़ा बताया था कि काउंसिल के जो सदस्य थे वो पहले 4 थे शुरू में, जब काउंसिल का निर्माण किया गया। 4 से फिर घटा के 3 कर दिए गए। अब 3 से बढ़ा करके फिर 4 कर दिए गए इस एक्ट में। अब वो जो चौथा सदस्य है, वो चौथा सदस्य कानून का मर्मज्ञ है। वो चौथा सदस्य बहुत बड़ा कानून वेत्ता है।
उसको ऐसे नहीं बढ़ाया गया है कि ऐसे ही खामखाम बढ़ा दें। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि पिछले जो एक्ट में मैंने आपको बताया था कि उसमें कानूनों को लिपिबद्ध किया जाएगा, कानूनों को संहिताबद्ध किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों की व्याख्या करेगी। अब उन्हीं कानूनों को अब वो करेगा कौन? लिखित रूप में कौन लिखेगा? कौन उनको रिकॉर्ड इकट्ठे करेगा? इसके लिए कोई ना कोई विभाग चाहिए। तो इसी काम को करने के लिए एक महान विधिवेत्ता जिनको आप लॉर्ड मैकाले के नाम से जानते हैं, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में की गई और एक विधि आयोग भी बनाया गया। तो उस विधि आयोग का काम ये होगा कि वो जो कानून अब तक आए और भविष्य में आएंगे उन कानूनों को लिखित रूप में रखा जाएगा, उनके रिकॉर्ड उनके होंगे, उनको संहिताबद्ध किया जाएगा क्रमानुसार, और उनकी जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। इसके लिए एक विधि आयोग का निर्माण किया गया और एक विधि विशेषज्ञ जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार की शुरुआत करने वाले, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले, वो अगर देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले ही थे। अब देखिए इस एक्ट की और एक बात हम जान लेते हैं कि इस एक्ट में ये भी प्रावधान था कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा की प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता भारत में रखी जाए, और उसमें उसके साथ ये भी उसमें प्रावधान था कि रंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे, ये किसी भी आधार पर भेदभाव न हो, सभी को उसमें अनुमति दी जाए बैठने की, चाहे भारत का हो चाहे इंग्लैंड का हो। लेकिन कानून बहुत अच्छा था, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालक मंडल था, वो संचालक मंडल ये नहीं चाहता था कि प्रतियोगी परीक्षाएं हों, क्योंकि वो जानता था कि इसमें अगर भारतीय आ जाएंगे तो ये कंपनी हमारी है, इसमें अंग्रेज ही सब हैं बड़े बड़े पदों पर, और जब सिविल सेवा की परीक्षा अगर भारतीय उसमें पास करेंगे तो उनको भी बड़े बड़े पदों पर बिठाना पड़ेगा। तो जो संचालक मंडल था, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम कहते हैं, तो उसने इस नियम का विरोध किया जो इस अधिनियम के अंतर्गत था, खुली प्रतियोगिता। और लॉर्ड मैकाले भी चाहते थे कि खुली प्रतियोगिता हो सिविल सेवा की, तो चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रखर विरोध के कारण ये हो नहीं सका और वो परीक्षा टल गई, कुछ समय के लिए टल गई, और बाद में अगले उसमें हम अधिनियम में पढ़ेंगे कि वो परीक्षा भारत में आई। अब लेकिन उसमें एक ये प्रावधान तो जरूर कर दिया गया कि रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये चीज़ तो बनी रही। तो इसी बात को ध्यान में रख के 1843 में एडिनबरो भारत के गवर्नर जनरल बने। एडिनबरो भारत के गवर्नर जनरल बने और उन्होंने 1843 में दास प्रथा का भारत से अंत कर दिया। भारत में पहले दास प्रथा थी, हालांकि अकबर ने भी दास प्रथा का अंत कर दिया था, लेकिन वो फिर कायम हो गई। तो अब लॉर्ड एडिनबरो ने 1843 में भारत में दास प्रथा का पूरी तरीके से अंत कर दिया। तो उसी जो कानून बन के आया था कि जाति, धर्म, नस्ल और रंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो है इसी का सहारा लेकर के लॉर्ड एडिनबरो ने दास प्रथा का अंत कर दिया। तो ये बातें 1833 के एक्ट में थीं और काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण ये माना जाता है। अब यहाँ से भारत शासन अधिनियम हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में कानून बनाने की केवल एक ही शक्ति बची, वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में।
ये इसलिए भारत शासन अधिनियम और इसमें और भी बहुत बड़े बड़े काम हुए। लॉर्ड मैकाले का आज देश में आगमन हुआ, अंग्रेजी शिक्षा अब आगे शुरू होगी, हैं, विधि आयोग का गठन हुआ। तो आइए देख लेते हैं एक छोटा लेकिन बड़ा अच्छा एक कानून और बन कर के आया। भारत शासन अधिनियम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छा कानून है, छोटा है, 1853 का एक्ट। तो 1853 का जो एक्ट है तो उसमें क्या खास बातें बताई गई। अब चूँकि लॉर्ड मैकाले का आगमन हो चुका है, अब लॉर्ड मैकाले मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने 1854 में ICS की परीक्षा के लिए समिति बनाई। उस समिति का अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले ही बने। ICS परीक्षा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है, ICS उसको उस समय कहा जाता था, आज उसको IAS कहा जाता है, उस समय उसको ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो उसकी समिति बनाई, समिति के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने और इस पर कार्रवाई आगे बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये थी कि इसमें सभी को एक समान रूप से, चाहे अंग्रेज हों चाहे भारत के निवासी हों, एक समान रूप से इसमें उम्र की जो निर्धारित की गई थी उम्र, वो 18 से 23 वर्ष तक का व्यक्ति इसमें बैठ सकता है। अगर 23 वर्ष के ऊपर होता है तो नहीं बैठ सकता है। तो अब परीक्षा इंग्लिश में होगी। अब चूँकि बड़े स्तर की परीक्षा है तो उस समय के ज़माने में इसको इंग्लिश का माध्यम रखा गया। भारतीयों को इंग्लिश कितनी आती थी, और भारतीयों के हिसाब से देखा जाए, उनके ज्ञान विज्ञान के हिसाब से, तो ये उम्र उनके लिए बहुत थोड़ी थी। 18 से 23 वर्ष में तो उस ज़माने में ज़रा सोचिए कि लोगों को कुछ भी नहीं पता होता था, तो ये बड़ा विचित्र सा लगता है कि 18 से 23 वर्ष भारतीयों के लिए ये उम्र पर्याप्त होगी उस ज़माने में। तो लेकिन फिर भी सबके लिए खोल दिए गए दरवाजे, भारतीयों के लिए भी, अंग्रेज़ों के लिए भी। तो एक समिति का गठन करके अब इसका आगे कार्रवाई इसकी शुरू होगी। अगला इसमें जो मेन जो मुद्दा है इसका, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो कंपनी का संचालन करते थे, संचालक मंडल उसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, वो 24 सदस्यीय होता था। वो 24 सदस्यों से घटा करके उसे 18 सदस्यीय कर दिया गया। 24 सदस्यीय से घटा करके उसको 18 सदस्यीय कर दिया है। देखिए अब इसमें भी अब उसके संचालक मंडल में वो कम किए जा रहे हैं। कम जब बुरे दिन आते हैं तो वो बुरे दिन पे चल ही रहे कंपनी के। अब उसका धीरे धीरे खेल ख़त्म करने पे तुले हुए। तो उसके 18 सदस्यीय जो संचालक मंडल था, उसके 24 सदस्यीय जो संचालक मंडल था उसको घटा करके 18 सदस्यीय कर दिया गया। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो चौथे सदस्य की, पिछले एक्ट में मैंने आपको बताया था कि चौथे सदस्य की जो व्यवस्था की गई थी, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं था। अगर कोई विधेयक पास होता है और उसमें मतदान होता है, वो सर्वसम्मति नहीं है, मतदान होता है, तो उसमें वो चौथा जो नया सदस्य था वो वोट डालने का अधिकार उसको नहीं था। लेकिन इस कानून में, 1853 के कानून में, उस चौथे सदस्य को भी, जो कार्यकारिणी का है, उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी लॉर्ड मैकाले को भी वोट देने का अधिकार उनको मिल गया। किसी भी अगर कोई कानून में कोई कंट्रडिक्शन है तो उसमें मत देने का अधिकार मिल गया। अब इसके बाद देखिए, ये जो काउंसिल है, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल थी 4 सदस्यीय, तो इसमें दो भाग बनाए गए। अब देखिए एक बड़ा परिवर्तन फिर होने जा रहा है। अब ये 2 भाग ये बनाए गए कि एक उसके 2 कार्यों को अलग अलग बांटा गया, एक विधायी कार्यों को अलग और प्रशासनिक कार्यों को अलग। तो जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो एक तरीके से निर्णयों को लागू करना, जो सरकारी काम है, वो तो पुरानी जो परिषद थी, काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसके पास रहे, जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, उस जिसमें 4 सदस्य हैं। लेकिन एक नई व्यवस्था शुरू की गई। वो नई व्यवस्था ये विधायी कार्य, यानी 2 कार्यों को जब अलग अलग बांट दिया गया कि भाई प्रशासनिक कार्य जो है वो गवर्नर जनरल की परिषद करेगी, गवर्नर जनरल करेगा, और लेकिन कानून निर्माण की जो शक्ति है उसको अलग कर दिया गया।
अब उसमें 6 नए पार्षद बनाए गए। अब ये कौन है, जरा इन पे ध्यान देने की बात है। ये जो 6 नए सदस्य बाहर से आ गए, ये अब ये बाहर से कहाँ से आए? ये बंगाल, मद्रास, आगरा, बम्बई, ये 4 प्रांत हैं और ये 4 प्रांतों के जो लोकल की सरकारें हैं वहाँ पर, उनके द्वारा ये चुन करके भेजे जाएंगे यहाँ। गवर्नर जनरल की परिषद के इतर ये जो 6 नए सदस्य आएंगे, ये इन प्रांतीय सरकारों के द्वारा इनका चुनाव करके और इनको ये 6 सदस्य भेजे जाएंगे। और 2 नए प्रांत भी बने, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भूभाग था भारत में वो काफ़ी बढ़ चुका था, तो 2 नए प्रांत भी बनाए गए। एक सिंध बनाया गया, दूसरा पंजाब बनाया गया। तो देखिए, बंगाल एक हो गया, एक मद्रास हो गया, एक आगरा हो गया, एक बम्बई हो गया, 4 हो गए, और सिंध 5 और पंजाब 6। तो एक एक प्रतिनिधि जो है वो इनसे भेजा जाएगा। और ये कोई भारतीय नहीं है, ये अंग्रेज ही हैं। अभी भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व अभी शासन प्रशासन में नहीं है साथियों। अभी ये सब पूरा का पूरा सिस्टम जो ये बदल रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, धीरे 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 क्राउन का शासन स्थापित हो रहा है। तो ये अंग्रेजों के बीच में लड़ाई चल रही है। अभी भारतीयों का इसमें न तो कोई योगदान है शासन प्रशासन में, न उनको कोई अभी स्थान दिया गया है। तो ये जो नए पार्षद चुने जाएंगे, इनका काम है, विधायी शक्तियाँ इनके पास रहेंगी, कानून निर्माण, कानून बनाया जाएगा। फिर वो जब कानून विधेयक जब बन जाएगा, उस पर सहमति हो जाएगी 6 की, तब वो गवर्नर जनरल की परिषद में भेजा जाएगा। तो काम बांट दिए गए। अब ये नए सदस्य आए हैं और ये चुन के भेजे गए हैं, ये 6 प्रांतों से। तो ये 1853 के एक्ट में ये इतना था। इसके बाद अगले वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1858 के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।